हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी सालार पार्ट 1। मूवी की शुरुआत होती है खानसार नाम के एक गांव से, जहां हम एक वर्दा नाम के लड़के को देखते हैं। वर्दा खानसार के राजा मन्नार का बेटा था। वहीं हम देखते हैं वर्दा का सौतेला भाई वर्दा के नाक का नोजपिन उससे ले लेता है। इससे देवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये बात वो अपने दोस्त देवा को बता देता है। देवा को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो रुद्र से वर्दा की नोजपिन मांगता है। रुद्र वर्दा की नोजपिन देवा को देने से इनकार कर देता है और वो उसे चैलेंज करता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरे एक पहलवान से कुश्ती जीतनी होगी। देवा रुद्र की बात को सुनकर हाँ कर देता है। अब देवा और पहलवान के बीच कुश्ती स्टार्ट हो जाती है। वहीं देवा एक खंबे के तार को प्लास से तोड़ लेता है। जैसे ही कुश्ती स्टार्ट होती है, देवा उस तार को पकड़ लेता है, जिससे देवा के साथ साथ उस पहलवान को भी शौक लगता है। इस तरह से देवा पहलवान को हरा देता है। देवा को वादे के मुताबिक वो नोजपिन वापस मिल जाती है और वो वर्दा को वापस दे देता है। वहीं एक दिन देवा जब अपने घर पे होता है, तब उसकी माँ और उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। देवा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है और वो लोग देवा को पकड़ लेते हैं और उसकी माँ को मारने ही वाले होते हैं। वैसे ही वहाँ पर वर्दा आ जाता है। वर्दा उन आदमियों से कहता है कि वो देवा और उसकी माँ को छोड़ दे, उसके बदले में वो उसे एक राज्य देगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और रुद्र उन्हें अपना एक कड़ा उतार कर दे देता है और उससे कहता है कि आज से वो राज्य उसका हो गया। अब देवा की माँ देवा से कहती है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से कहीं और चलते हैं और कसम खाओ कि तुम यहाँ कभी भी वापस नहीं आओगे। देवा अपनी माँ से पहले वर्दा के पास जाता है और उससे वादा करता है कि उसे जब भी उसकी जरूरत होगी वो जरूर आएगा। ये बोलने के बाद देवा अपनी माँ के साथ चला जाता है। उसके बाद की कहानी कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है। तभी हम एक आद्या नाम की लड़की को देखते हैं। आद्या के पिता का नाम लक्ष्मीकांत है और वो कुछ दोस्तों को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आद्या इंडिया आने वाली है। वो उन्हें बताते हैं कि आद्या की जान को वहाँ पे खतरा है। तभी हम देखते हैं एक राधा नाम की औरत को। यहाँ पर हमें पता चलता है राधा रामा नाम की औरत है जो आद्या को मारना चाहती है। कुछ साल पहले कृष्णकांत ने कुछ तो किया था जिसकी वजह से वो आद्या को मारना चाहती थी। अब कृष्णकांत अपने साथियों के पास कॉल करके कहता है कि वो किसी भी तरह से उनकी बेटी को बचा ले। इस पर उसका साथी कहता है कि एक ही आदमी ऐसा है देवा जो कि आद्या को बचा सकता है। तभी आद्या एयरपोर्ट पर आ गई थी। आद्या जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है, उसे कई सारे आदमी आसपास से घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। आद्या बहुत ज्यादा डर गई थी। वो आदमी आद्या को पकड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कृष्णकांत जी का साथी आता है और वो आद्या को अपने साथ ले जाने लगता है। आद्या बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वो लोग क्यों मारना चाहते हैं। तभी कृष्णकांत जी का साथी आद्या को बताता है वो अपने पापा से बात कर ले। आद्या जब बात करती है तब कृष्णकांत जी उससे कहते हैं कि जैसा उसका साथी उसे कहे वो वैसा ही करे। साथी कृष्णकांत से कहते हैं कि वो उन्हें कोई भी कॉल ना करे। उसके बाद आद्या अपने पिता के साथी के साथ चली जाती है। वो आद्या को समझाते हैं कि वो किसी को भी अपना सच ना बताए और वो आद्या को देव की माँ के पास लेकर पहुंच जाते हैं। देव की माँ एक स्कूल चलाती हैं और आद्या उनके पास पहुंचकर नाटक करती है कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। देव की माँ आद्या से कहती हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत ही शैतान हैं, तुम यहाँ के बच्चों को हैंडल नहीं कर पाओगी। इस पर आद्या कहती है कि आप मुझे 4 दिनों का टाइम दीजिए। अगर मैंने इन बच्चों को 4 दिनों में हैंडल ना कर पाया तो आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। ये सुनकर देव की माँ उसे अपने पास ही रहने की इजाजत दे देती हैं। वहीं पर आद्या की मुलाकात देव से होती है जो वहाँ के कोल माइनिंग में काम करता है। वहाँ के लोग देव को बहुत ज्यादा डरपोक समझते हैं क्योंकि देव ने कभी भी वहाँ पर किसी से भी लड़ाई नहीं की थी। वहीं आद्या अगले दिन से अपनी ड्यूटी शुरू कर देती है, पर वहाँ के बच्चे इतने शरारती थे
कि वो उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाती, इसलिए आद्या बहुत ही परेशान रहने लगी थी। तभी हम देखते हैं राधा को, जो कि अपने आदमियों से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उन लोगों ने आद्या को पकड़ा नहीं था। वहीं हम देखते हैं राधा को, जो कि देव को कब से ढूंढ रही थी। उसका मेन मकसद आद्या को नहीं बल्कि देव को पकड़ना था। राधा आद्या को इसलिए ढूंढती है क्योंकि वो जानती है कि जहाँ आद्या होगी वहीं पर देव होगा। इतने में सलार के कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो आद्या को पकड़ कर ले जाने लगते हैं, पर देव उन्हें देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसकी माँ ने उसे कसम दी थी कि वो किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए देव वहाँ खड़ा चुपचाप देखता रहता है। इतने में देव की माँ वहाँ आ जाती है और देवा की माँ ये सब देखती रहती है। आद्या को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तब देवा की माँ अपनी कसम तोड़ देती है और देवा से कहती है कि वो उसकी जान बचाए। उसकी माँ की कसम तोड़े जाने के थोड़ी ही देर बाद देवा उन गुंडों को वहां से मारकर भगा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग को लगता था कि देवा बहुत ज्यादा डरपोक है। वहीं पर देवा की माँ को पता चलता है कि आद्या कृष्णकांत की बेटी है, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ने के लिए यहाँ आए थे। तब देवा की माँ फैसला करती है कि वो यहाँ से बहुत दूर देवा को लेकर चली जाएगी, उसे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। देवा की माँ देवा से सामान बांधने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो वहीं देव की माँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में देव की माँ देवा से कहती है कि उसे आद्या को बचाना चाहिए। देवा की माँ उसे वापस लेकर आती हैं। अभी हम देखते हैं आद्या को एक कंटेनर में रखकर उसे बॉर्डर पार करा रहे थे। आद्या के हाथ पर एक सीन बनवा दिया गया था जिसे देखकर आद्या समझ नहीं पा रही थी कि ये इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं वहीं जिस कंटेनर में आद्या को बिठाला जाता है उस कंटेनर में भी वही सील बना हुआ था। उसका मतलब ये था कि उसे देखकर कोई भी पुलिस उसे रोक नहीं पाती थी। सील वाले कंटेनर को रोकना मतलब मौत को दावत के बराबर है। तभी हम देखते हैं कंटेनर खानसार के लोगों का है, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर देव आता है और वो कंटेनर को रोक लेता है, आद्या को छुड़वा देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको मार देता है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। वहीं आद्या को देव के अंकल मिलते हैं और वो आद्या को वो खानसार की कहानी से सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि खानसार नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से डकैत रहते थे। उन डकैतों के 3 गिरोह थे, जिनमें से एक गिरोह वो डकैत सब कुछ आस पड़ोस से सब कुछ लूट कर खानसार के जंगल में ही लेकर आते हैं। कुछ दिनों तक रहने के बाद वो लोग खानसार में ही अपना घर बना लेते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जब अंग्रेज इंडिया पर कब्जा करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो खानसार पे कब्जा करने आए तब खानसार के लोगों ने उनसे मुकाबला करके उन्हें भगा दिया। अब इंडिया पूरी तरह से आजाद था। अब इंडिया के लोग सोच रहे थे कि इंडिया को क्या किया जाए। अब खानसार के लीडर दिल्ली गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि खानसार इंडिया का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जो खानसार के रूल्स हैं वो इंडिया में जरूर लागू होंगे। अब ये सब देखकर खानसार के लीडर शिव मन्नार ने एक किताब लिखी। उस किताब में खानसार के सारे रूल लिखे गए थे, जिसके बाद उन्होंने खानसार को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्से को एक लीडर दिया। जितने भी लीडर थे सब अलग अलग करके और उन लीडरों के ऊपर उनके 2 बेटे राज करते और सबसे ऊपर शिव मन्नार। उसके बाद शिव मन्नार की मौत हो जाती है और अगला राजा बनने वाला था चौरे मन्नार, जो कि शिव मन्नार का पहला बेटा था। लेकिन राज मन्नार को अपने पिताजी की गद्दी चाहिए थी। तब उसने फैसला किया कि वो सौर मन्नार के राज्य को ही खत्म कर देगा। उसने वहाँ पर हमला कर दिया और सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें सौर मन्नार की भी मौत हो गई और राज मन्नार खानसार का राजा बन गया। खानसार के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई ताकि कोई भी खानसार के अंदर ना आ सके। अब राज मन्नार खानसार पर राज करने लगा था। काफी साल बीत गए और अब वो बूढ़ा हो चुका था। अब वो सोचता है कि अब वो अपना राज अपने बेटे को सौंपे। अब सभी लोगों को लग रहा था कि रुद्र राजा बनेगा, लेकिन राज मन्नार चाहता था कि वर्धा राजा बने। अब वर्धा ने अपना खड़ा बचपन में ही किसी और को दे दिया था। वहीं हम देखते हैं राधा को। ये बात राधा को पसंद नहीं आती है
और उसके दूसरे बेटे रुद्र को भी। राज को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी राधा को सौंपता है। जब तक वो वापस नहीं आता उसका राज्य राधा संभालने वाली थी। उसके जाने के बाद रुद्र चाहता है कि राज के आने से पहले वो वर्दा को मार दे, ताकि वो यहाँ का राजा ना बन सके, और वो सभी को भड़काने लगता है। वहीं उन्हें पता चलता है कि शिव मंदान ने जो बुक लिखी थी उसके मुताबिक इन दोनों में एक लड़ाई रखी जाएगी, उसमें जो जीतेगा वही वहाँ का राजा बनेगा। और ये बात जब वर्दा को पता चलती है, उसके पास कोई फौज नहीं थी, इसलिए वर्दा शिवा को लेने चला जाता है, क्योंकि वर्दा जानता था कि शिवा ही उन सबके लिए भारी है। वर्दा जब शिवा के घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे वहां आने नहीं देना चाहती थी, पर कैसे भी करके वर्दा शिवा की माँ को मना लेता है, जिसके बाद शिवा वर्दा के साथ खानसाद पहुंच जाता है। अब यहाँ पर रुद्र सोचता है कि शिवा उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी फौज थी और वर्दा के साथ सिर्फ शिवा था। वहीं अगले दिन वर्दा शिवा को लेकर कहीं जाता है। वहाँ वो देखता है, वहाँ पर उन्हें एक विष्णु नाम का लड़का मिलता है, जो कि वहाँ का लीडर था। विष्णु एक पतंग को उड़ाता और फिर वो उसे काट देता। वो पतंग जिस घर पर गिरती वो उसी घर की लड़की को उठा लेता और अपने साथ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता। आज भी वो ऐसा ही कर रहा था। जब शिवा ये सब देखता है तब उसे बर्दाश्त नहीं होता। अब शिवा विष्णु को मार देता है। शिवा ने विष्णु को मार दिया था, इसलिए उन्हें सजा होने वाली थी। वर्दा भी वहाँ पर था, इसलिए उसे भी साथ में सजा दी जाएगी। क्योंकि वर्दा ने उसे मारते हुए देखा, शिवा को रोका नहीं, इसलिए उन सबको जेल में डाल दिया गया। अब वहाँ का माहौल बहुत खराब हो रहा था, इसलिए राधा डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर सीज फायर लागू करेगी, ताकि ये लोग आपस में झगड़ा ना कर सकें। उसे पूरा यकीन था कि राज आएगा और अपने राज को संभाल लेगा। जब राधा ऐसा करती है तब रुद्र कहता है कि सीज फायर के लिए भी वोटिंग होगी। ये सुनकर राधा टेंशन में पड़ जाती है। राधा कहती है कि मालूम नहीं वोटिंग में कौन जीतेगा। अब राधा कहती है कि अगर ऐसा हुआ सीज फायर का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगी। सीज फायर के लिए वोटिंग होने वाली थी। उसी दौरान वर्दा और शिवा को भी सजा होने वाली थी। विष्णु के पिता चाहते थे वर्दा को भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब शिवा ने विष्णु को मारा था तो वर्दा भी वहीं पर था। जब वो वर्दा को मारने आ रहे थे तब शिवा उन्हें रोक लेता है। वो कहता है उसने विष्णु को मारा है, शिवा वर्दा ने नहीं, इसलिए वो उसे मार सकते हैं। लेकिन वो शिवा की एक भी नहीं सुनते और वो वर्दा को मारने ही वाले थे। वैसे ही शिवा उन्हें पकड़ लेता है और मार देता है। ये देखकर भी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि सभी लीडर्स की मौजूदगी में शिवा ने उन्हें मार दिया था। सीज फायर वोटिंग का दिन आता है और राधा काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर राज वापस आ जाता है, जिन्हें देखकर राधा काफी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अब उसके पिता सीज फायर को रोक लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर वोटिंग होती है और सीज फायर को खत्म कर दिया जाता है। ये देखकर राधा काफी दंग रह जाती है। उसे पता था कि अब यहाँ पर लड़ाई छिड़ जाएगी। वहीं शिवा अब सारे लीडर्स को मार देता है जो वर्दा को मारना चाहते थे। वहीं वर्दा भी अपने मामा से मिल जाता है और वो कहता है कि उसे खानसार पर राज करना है। ये देखकर राधा काफी परेशान हो जाती है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें पहले ही मालूम था कि यही होना है। उसके पिता कहते हैं कि उन्हें सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उन्होंने जिस शौर्य को मारा था वहाँ के लोग आज भी जिंदा हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो बताता है कि वो शौर्य का रहने वाला है। वो बताता है शौर्य पर हमला हुआ था और उसकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने कई सारे बच्चों को बचा लिया था और उनमें से एक देव था जो कि अभी जिंदा है और अब वो खानसार वापस आ चुका है। वहीं हम देखते हैं वर्दा और देव को। वर्दा देव से कहता है कि उसे ये राज्य पर राज्य करना है। जैसे ही देव ये सुनता है वो वर्दा से वादा करता है कि वो उसे पूरा राज्य दिला देगा। वहीं ये कहानी प्रेजेंट में आती है। आद्या ये कहानी सुनकर काफी शौक में रह जाती है। अपने अंकल से कहती है कदी देव को मिलनी चाहिए। और देव के पिता थे,
वो कहती है पता नहीं क्यों देव ने वर्दा को वो गद्दी दिलाने का वादा किया है। क्या उसे पता नहीं कि सौर्य उसके पिता थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।